गांव का साहूकार। एक समय की बात है, सुंदरपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। उस गांव में लाला धनीराम नाम का एक बड़ा साहूकार रहता था। धनीराम के पास बहुत जमीन, जायदाद और अटूट पैसा था। पूरे गांव में लाला धनीराम का बहुत बड़ा रुतबा था। वह गांव के गरीब लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। लाला धनीराम स्वभाव से बेहद लालची और चालाक इंसान था। उसका मुख्य काम गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाना था। वह बहुत ऊंचे ब्याज दर पर लोगों को कर्ज दिया करता था। गांव के अनपढ़ लोग उसकी चालाकी को समझ नहीं पाते थे। वह अपनी बही खाते में हमेशा गलत हिसाब किताब लिखता था। कर्ज के बदले वह गरीबों के खेत गिरवी रख लेता था। इसी गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। माधव बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा व्यक्ति था। माधव के पास खेती के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। वह दिन रात अपने खेत में खून पसीना बहाकर काम करता था। एक साल गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण माधव की सारी फसल बर्बाद हो गई। माधव के परिवार के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। उसकी बेटी की शादी भी उसी साल होनी तय हुई थी। पैसों की तंगी के कारण माधव बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। कोई और रास्ता न देखकर माधव साहूकार धनीराम के पास गया। माधव ने लाला से बेटी की शादी के लिए कर्ज मांगा। साहूकार धनीराम ने अंदर ही अंदर एक गहरी साजिश रची। उसने माधव को पैसे देने के लिए तुरंत हाँ कर दी। लेकिन लाला ने शर्त रखी कि माधव को अपने खेत गिरवी रखने होंगे। मजबूर माधव ने साहूकार की इस कठिन शर्त को स्वीकार कर लिया। लाला ने माधव से एक कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया। माधव को कागज पर लिखी बातें पढ़ना नहीं आता था। लाला धनीराम ने माधव को 50,000 रुपए कर्ज के रूप में दिए। माधव ने उन पैसों से अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से की। शादी के बाद माधव फिर से अपने खेतों में मेहनत करने लगा। वह दिन रात कमाकर साहूकार का कर्ज उतारना चाहता था। अगले साल गांव में बहुत अच्छी और भरपूर बारिश हुई। माधव के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल पैदा हुई। फसल बेचकर माधव को बहुत अच्छा मुनाफा और पैसा मिला। माधव पैसे लेकर तुरंत साहूकार धनीराम की हवेली पर पहुंचा। उसने लाला के सामने 50,000 रुपए और ब्याज रख दिया। माधव ने कहा, लाला जी, अपना पूरा कर्ज वापस ले लीजिए और कृपा करके मेरे खेत के गिरवी कागजात मुझे लौटा दीजिए। साहूकार धनीराम के मन में माधव की फसल देखकर लालच आ गया। लाला ने बहीखाता खोला और झूठ-मूठ का हिसाब लगाने लगा। लाला बोला, माधव, तुमने तो अभी सिर्फ ब्याज ही चुकाया है, मूल धन के 50,000 रुपए तो अभी भी बाकी हैं। यह सुनकर माधव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। माधव ने रोते हुए कहा, लाला जी, यह तो सरासर अन्याय है। मैंने बहुत मेहनत से पाई जोड़कर यह पैसे कमाए हैं। साहूकार ने डांटते हुए कहा, मेरा खाता कभी झूठ नहीं बोलता। अगर पैसे नहीं दे सकते तो यह खेत अब से मेरा हुआ। माधव समझ गया कि साहूकार ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वह रोता बिलखता हुआ अपने घर वापस लौट आया। माधव की पत्नी ने उसे हिम्मत हारने से मना किया। उसने माधव को शहर के नए और ईमानदार कलेक्टर के पास जाने को कहा। अगले दिन सुबह ही माधव शहर के लिए रवाना हो गया। उसने कलेक्ट्रेट दफ्तर जाकर कलेक्टर साहब से मिलने की गुहार लगाई। कलेक्टर साहब बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति थे। माधव ने रो रो कर अपनी पूरी व्यथा कलेक्टर साहब को सुनाई। उसने बताया कि कैसे साहूकार ने उसका अंगूठा लगवाकर खेत हड़प लिया। कलेक्टर ने माधव को ढांढस बंधाया और न्याय करने का वादा किया। कलेक्टर साहब ने इस मामले की गुपचुप जांच कराने का फैसला किया।
उन्होंने अपने एक वफादार सिपाही को भेष बदलकर गांव भेजा। सिपाही ने गांव जाकर साहूकार के काले कारनामों के सबूत जुटाए। गांव के कई अन्य लोग भी साहूकार के अत्याचार से पीड़ित थे। सभी ने छिपकर साहूकार के खिलाफ अपने बयान दर्ज करवाए। कलेक्टर साहब को लाला धनीराम के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए। अगले दिन कलेक्टर साहब खुद पुलिस बल के साथ सुंदरपुर गांव पहुंचे। अचानक बड़े अधिकारी को गांव में देखकर साहूकार के होश उड़ गए। कलेक्टर साहब ने सीधे साहूकार की हवेली पर छापा मारा। पुलिस ने लाला धनीराम के सारे बहीखाते और कागजात जब्त कर लिए। जब सरकारी अकाउंटेंट ने खातों की बारीकी से जांच की तो सच सामने आ गया। साहूकार ने माधव के खाते में फर्जी आंकड़े लिख रखे थे। उसने कोरे कागज पर अंगूठा लगवाकर खेत अपने नाम लिखवा लिया था। कलेक्टर साहब ने सभी ग्रामीणों के सामने साहूकार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, धनीराम, तुम्हारा यह लालच तुम्हें भारी पड़ेगा। कलेक्टर ने तुरंत माधव के खेत के कागजात उसे वापस सौंप दिए। अपने खेत वापस पाकर माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कलेक्टर साहब के पैर छूकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। कलेक्टर साहब ने साहूकार को भारी जुर्माना भरने का आदेश दिया। साथ ही गरीबों से हड़पी गई सभी जमीनें वापस करने को कहा। पुलिस ने लाला धनीराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साहूकार का घमंड और लालच पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। पूरे गांव के लोगों ने कलेक्टर साहब के इस फैसले की जय जयकार की। गांव के लोग अब साहूकार के चंगुल से पूरी तरह आजाद हो चुके थे। इस घटना के बाद गांव में एक नई चेतना और जागरूकता आई। कलेक्टर साहब ने गांव में एक सरकारी बैंक की शाखा खुलवा दी। अब ग्रामीणों को बहुत ही कम ब्याज पर आसानी से लोन मिलने लगा। गांव के लोगों ने अब साहूकार के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। माधव ने फिर से अपने खेतों में दुगनी मेहनत से काम करना शुरू किया। अब उसके मन में किसी बात का डर या कोई चिंता नहीं थी। उसने अपने बेटों को स्कूल भेजकर अच्छी शिक्षा दिलवाई। माधव चाहता था कि उसका कोई भी बच्चा अनपढ़ और लाचार न रहे। कुछ ही सालों में माधव का परिवार गांव का एक समृद्ध परिवार बन गया। लाला धनीराम जेल से छूटने के बाद बिल्कुल अकेला और कंगाल हो गया था। गांव में अब उसकी कोई इज्जत या पूछने वाला नहीं बचा था। उसे अपने किए गए पापों की सजा भुगतनी पड़ रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। किसी गरीब और बेबस की लाचारी का फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। ईमानदारी और कड़ी मेहनत से पाया गया धन ही हमेशा टिकता है। छलकपट से कमाया हुआ पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है। सुंदरपुर गांव अब लालची साहूकारों के आतंक से मुक्त हो चुका था। माधव और सभी ग्रामवासी अब शांति और भाईचारे के साथ रहने लगे।